बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 21 मुलाहिज़ा फरमाएं। सिकंदर, दिल छोटा ना कर और मायूसी की बातें ना कर। मूसा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। हालात पर किसका इख्तियार है? हम मजबूर थे या कर दिए गए थे। बका की जंग हो तो हर कानून हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद का हक देता है, ख्वाह वो मुल्क का हो या माशरे का, इखलाकी हो या मजहबी। हम आज भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, जालिमों को सज़ा मिले और हमें हमारा हक मिले। क्या हम गलत कर रहे हैं? हमने कब चाहा था कि ज़िंदगी की रवश बदले जो अच्छी गुजर रही थी। आज भी अगर कोई गैबी कुव्वत इस सब को बेवजूद और बेहकीकत कर दे जो हो चुका है और हमें वही ज़िंदगी लौटा दे, सब फिर वैसा हो जाए जैसा था। आँख खुले तो हम देखें कि उसी हॉस्टल के कमरे में है और सुबह हो चुकी है, घंटे बज रहे हैं और शबे गुज़िश्ता का ख्वाब परेशान हो चुका है। तो क्या इस एहसास से हासिल होने वाले इत्मीनान की मुसर्रत से बड़ी दौलत कोई हो सकती है? हाँ, यही तो हमारा अज़ाब है कि हम ख्वाब से नहीं गुजर रहे हैं। मैंने कहा, मैं तो आने वाले दिन से बहुत डरने लगा हूँ मोहसिन। मालूम नहीं मुकद्दर की ये सख्ती और आजमाइश का ये दौरे मुस्तकबिल पर कहाँ तक मोहित है। हमारी नीयत साफ है और हमारे अज़ाइम नहीं है। हम अपने दिफा की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन सफ़ा को खून आशाम दरिंदे नहीं बने हैं। हम अंदर से आज भी वही हैं। हमारी यकीन और एतकाद के सब मयार पुराने हैं और हमारे ज़मीर पर कोई बोझ नहीं है। अपने आप को खुद अपनी नज़र से मत देख। मैंने कहा, ये देख के दुनिया को हम क्या नजर आते हैं और दुनिया में किस नज़र से देखती है। तेरा तो फिर भी एक घर है और तुझे रिश्तों का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मेरी दुनिया क्या है? खौफ और बेयकीनी और अदम एतमाद। अगर मैं अपने आप को कानून की नज़र में बेगुनाह साबित ना कर सका तो ये सहारे भी सूद के दागे साबित होंगे जो आज मयस्सर हैं। सजाए मौत अगर मुझे ना हो मगर उम्र कैद 7 साल की कैदे बामुशक्कत तो ज़रूर होगी। 7 साल तक कौन सा रिश्ता इस्तवार रहेगा? एक तेरी दोस्ती का तू मुझसे मिलने आता रहेगा, हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार, फिर साल 6 महीने में एक बार। और जब मिलाकर मेरी रिहाई का दिन आएगा तो मैं बाहर की दुनिया में आके सोचूंगा कि अब किधर जाऊं। तू अपने घर में आबाद होगा, तुझे तेरे बीवी बच्चों के सामने शर्मसार करूं? नहीं। फौजिया अपने शोर के साथ मुतमईन जिंदगी बसर कर रही होगी और सिकंदर बख्त के ख्याल से खौफ ज़दा रहना भी भूल गई होगी। उसके सामने जाके उसे दहशत ज़दा करूं? नहीं। अब्दुल वदूद मंजिल हाई कोर्ट का जज होगा। सजा काट के जेल से निकलने वाला मुजरिम उससे चैम्बर में जाके बरसों पुराने ताल्लुक की बुनियाद पर गले मिलने की जुरात कर सकता है? नहीं। और राबिया, उसकी माँ ने कहा था कि वो भी औरत है और अगर उसे कोई शरीक सफर ना मिला तो वो पत्थर की चट्टान बन चुकी होगी। जज्बात यारी और बेइस PLD की एक जिल्द ज़ाब्ता फौजदारी और ताज़ीरात की दफात का चलता फिरता मजमुआ। चल उठ यहाँ से, तुझ पर शदीद कुनूतियत का दौरा पड़ गया है। बोसन ने उठते हुए कहा। कुनूतियत? क्या तेरा ख्याल है मैं हकीकत की बात नहीं कर रहा था? क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैंने उसे रोक लिया। या नहीं होगा? वो कुछ देर खामोश रहा। हो सकता है, उसने मेरा हाथ थाम के कहा, लेकिन पूरी उम्मीद रहना अच्छा है कि होगा नहीं। शाम तक हम उस सर्वेंट क्वार्टर में मुंतकिल हो गए जो जामन रिजवी साहब की कोठी के अकब में गिराज के साथ वाक़ था। 2 कमरों के उस क्वार्टर में तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम थी। एक कमरा पहले से उनके ड्राइवर के तसर्रुफ में था, चुनांचे हम दोनों को एक ही कमरे में 2 चारपाइयाँ ला के डालना पड़ी। गद्दे और तकिए खरीदने पड़े। अपनी ज़रूरत का बहुत सा असबाब हमने रात होने से पहले फराहम किया, जिसमें चाय वगैरह बनाने का सामान शामिल था। इत्तफाक़ राय से हमने तय किया कि नाश्ता खुद बनाएंगे और दोनों वक्त का खाना बाहर खाएंगे। सामन रिजवी का ड्राइवर एक कांस्टेबल था जो रात तक गैर हाजिर रहता था और उसका खाना पीना शायद रिजवी साहब के घर पर था, चुनांचे बावर्ची खाना खाली था। हमने ये मुनासिब नहीं समझा कि उन पर बोझ बने। वो इखलाकन हमें जगह देने पर रजामंद हो गए थे, लेकिन इससे ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करना गलत होता, क्योंकि वो बहरहाल एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर थे और अपनी हदूद से तजावुज करके हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते थे। खाने पकाने का झंझट हमारे बस की बात ना थी, लेकिन नाश्ता आसान था और वक्त बेवक्त चाय या काफ़ी की खातिर दूर कहीं जाने से बावर्ची खाने तक जाके अपनी ज़रूरत पूरी करना भी आसान काम था। कोठी पुरसुकून छोटी सी सड़क पर वाक़ थी, जिसे कुछ लोग बांसु वाली सड़क भी कहते थे और जो धर्मपुरा रेलवे क्रॉसिंग के बाद दाईं तरफ निकलती थी तो सीधी गवर्नर हाउस तक जाती थी। उस सड़क पर सब कोठियां वसीओ अरीज बाग या लान और 4 दीवारी के हिसार में थी और सड़क के बाएं किनारे पर वाक़ थी। दाईं जानिब म्यू गार्डन की सरसब्ज फसील थी, जिसमें खारदार तारों की बाढ़ उलझी हुई थी और ये रेलवे के आला ऑफिसरों की सरकारी रिहाइश गाहों का इलाका था। अंदर साफ सुथरी सड़कों पर मरकरी लाइट्स चलती थी और दाखिल होने वाले हर रास्ते पर प्राइवेट रोड या फिर ये इशारा आम नहीं है कि बोर्ड नजर आते थे। करीब तरीन चाय खाना भी 2 फरलांग दूर स्क्वाश कोर्ट्स के पास था और गड़ी शाह का बाजार तकरीबन 1 मील दूर था। ताम ये जगह राबिया के घर रेलवे स्टेशन और माल रोड से दूर नहीं थी और थोड़ा सा चल के हमें जिला कचहरी जाने के लिए सवारी मिल सकती थी। रात 9 बजे खाने से फारिग होकर मैंने मोहसिन से कहा कि क्यों ना राबिया को फोन कर लें। इस वक्त जाना कुछ मुनासिब नहीं मालूम होता।
दो जगह से मायूस होने के बाद एक केमिस्ट ने हमें 1 रुपया लेकर फोन इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। घंटी 2 बार बजी, फिर किसी ने रिसीवर उठाया और मैंने अपना नाम बताया तो राबिया को दे दिया। सिकंदर, वो बोली, अजीब आदमी हो तुम भी, तुम्हें इस तरह गायब नहीं हो जाना चाहिए। अगर मुझे राब्ता कायम करना हो तो कैसे करूं? आई एम सॉरी, मैंने कहा। दिन में जब आया था तो बहुत जल्दी में था। क्यों, आज कहाँ पेशी थी? वो बोली, मेरा मतलब है कौन सा मार का सर करना था? मुझे रिहाइश का इंतजाम करना था। मैंने कहा, अब मैं जामन रिजवी SSP की कोठी में हूँ, तुम फोन पर राब्ता कायम कर सकती हो। ये बताओ उस लिफाफे का क्या चक्कर है जो तुम अम्मी के पास छोड़ गए थे? वो बोली, उसमें तो कुछ भी नहीं है। हाँ, बज़ाहिर कुछ भी नहीं है, मैंने कहा, लेकिन उसे फाड़ के फेंका भी नहीं जा सकता। क्यों, तुम्हारे ख्याल में उस पर नजर न आने वाली स्याही से कुछ लिखा हुआ है? राबिया ने कहा। इस बात ने कुछ देर के लिए मुझे मबहूत कर दिया। ये ख्याल तो मुझे आया ही नहीं था। ये तो वाकई हो सकता है, ये नामुमकिन नहीं है। वो हंसी, मगर उसमें कोई नजर आने वाली तहरीर भी नहीं है। मैं उसे गर्म करके देख चुकी हूँ। अमूमन लोग प्याज का अरक इस्तेमाल करते हैं जो गर्म करने से ब्राउन हो जाता है। तुमने तो मेरे ज़हन को इस मसले का हल बता दिया है जो एक मुअम्मा था समझने का ना समझाने का। मैंने कहा, अब मैं दूसरे इम्कानात पर भी गौर कर रहा हूँ। टेलीफोन लाइन पर कब तक गौर करोगे? वो हंसी, यहाँ क्यों नहीं आ जाते? हम दोनों मिलके गौर करेंगे। जिस अंदाज से उसने हम दोनों के अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो एक वाज़ेह इशारा था कि दावत सिर्फ मुझे दी गई है और अक्लमंद इशारा काफी है। चुनाचे मुझे मोहसिन को साथ नहीं लाना चाहिए, लेकिन मैं इस किस्म की सूरत से बचना चाहता था। चुनाचे मैंने कहा, इस वक्त तुम्हें कोई काम नहीं है या नींद नहीं आ रही है? दोनों बातें हैं। वो बोली, अम्मी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, शायद मुझे रात भर जागना पड़े। अच्छा, मैंने मजबूर होके कहा, मैं आता हूँ। मैंने रिसीवर रख दिया। दुकान से बाहर आके मैंने मोहसिन से कहा कि मुझे राबिया ने बुलाया है। मोहसिन ज़हीन आदमी है, उसने नोट कर लिया कि मैंने खमे की बजाय मुझे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लेकिन उसने सूरज से किसी तासुर का इजहार नहीं होने दिया। तू चला जा भैया, उसने जमाई लेकर कहा, हम तो थक गए हैं, लंबी तान के सोएंगे, वैसे भी वो लड़की तेरे चक्कर में है। मैं चलते चलते रुक गया, क्या बकवास कर रहा है? मैंने कहा। मोहसिन हंसा, क्या चोर की दाढ़ी और तिनके वाला केस है? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता था कि उसे सिर्फ तुझसे काम है। नहीं, तू झूठ बोल रहा है, तेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं था। मैंने कहा, ये शक मुझे भी है कि राबिया मेरे चक्कर में है, ये बड़ा गलत चक्कर है। मोहसिन ने कहा, तू पहले बहुत से चक्करों में है, मुझे तो एतमाद है तुझ पर, लेकिन क्या मोहसिन? मैंने कहा, लेकिन के बाद क्यों रुक गया तू? उसके बाद भी जो कहना था कह दे। तुझे डर है कि मेरे हौसला शिकन रवैये का असर मुकदमे पर पड़ेगा। अव्वल तो ये बात बईद अज़ क़यास है कि राबिया मुझसे मायूस हो तो मुझे बचाने की कोशिश तरक कर दे, और खुदा न खासा उसकी मोहब्बत नफरत में बदल जाए तो वो मेरी दुश्मने जान हो जाए। बिलाशुबा औरत ज़ात से इस किस्म के इंतकामी रद्द-ए-अमल की तवक्को की जा सकती है, लेकिन बरादर अव्वल, राबिया इस किस्म की लड़की नहीं है। इसके अलावा मर्द हो या औरत, कोई वकील अपने ज़ाती जज्बात को अपनी इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारियों पर हावी नहीं आने देता। ये सब ठीक है, फिर भी तेरे लिए एक जज्बाती उलझन तो पैदा हो सकती है। उलझन हमेशा कुव्वत फैसला या खुद एतमादी में कमी का नतीजा होती है। मैंने कहा, मैं अभी तक किसी उलझन का शिकार नहीं। जब तक खुद फौजिया की तरफ से या उसके वालिदैन की तरफ से उलझन पैदा करने वाली बात नहीं होगी, मैं ये सोचूंगा भी नहीं कि कल क्या होगा। सीधी साफ बात है मोहसिन कि मैं इस माशरे के हर फर्द की मजबूरियों को समझता हूँ। मैं किसी से ये तवक्को नहीं रखता कि वो इखलाकी निज़ाम के खिलाफ इल्मे बगावत बुलंद कर दे। मुझे सजा होगी तो ये कसूर मेरा होगा। एक सजा याफ्ता शख्स से कोई भी अहद वफा इस्तवार रखने का पाबंद नहीं। कुछ रिश्तों की आबरू ही सब कुछ होती है और उसको कुर्बान नहीं किया जा सकता, किसी की खातिर भी नहीं। तेरी हकीकत पसंदी पर मुझे रश्क आता है सिकंदर। तू हर सदमा झेलने की सलाहियत रखता है। ख्वाबों की जन्नत में रहने वाले अमली जिंदगी के मसाइल से दो चार होते हैं तो जी नहीं पाते। मोहसिन ने कहा, एक बात कहता हूँ जो तेरे मफाद में है, इसे कोई गलत मतलब ना निकालना। अभी राबिया के जज्बात की दुनिया पर अपनी हकीकत पसंदी का एटम बम मत फेंकना। ये दुनिया, कोई भी दुनिया जब तक आबाद रहे अच्छा है। तेरा मतलब है कि उसे झूठी उम्मीदों के तिलिस्म में गिरफ्तार रहना चाहिए। मैंने ये धोखा देना नहीं सीखा मोहसिन। कोई झूठी उम्मीदों के आसरे पर जिंदा हो तो उसे कबल अज़ वक्त नाउमीदी का जहर देकर मारने से क्या हासिल। सरतान के मरीज को ये कौन बताता है कि उसे अब कितने दिन और जीना है? मोहसिन ने कहा, और क्या झूठी उम्मीदों का सच होना उतना ही नामुमकिन है जितना सूरज का मगरब से तुलू होना? वो अचानक पलटा और चला गया। मैं उसे जाते हुए देखता रहा और उसकी बात का सही मतलब समझने की कोशिश करता रहा। गालिबन उसने मुझे बता दिया था कि फौजिया नहीं होगी तो राबिया मेरा सहारा बन सकेगी। फौजिया का ना होना बईद अज़ इम्कान नहीं। मोहसिन के अल्फाज में इतना नामुमकिन नहीं जितना सूरज का मगरब से तुलू होना। मुझे मोहसिन पर तरस आया जो दोस्ती के रिश्ते और खून के रिश्ते में खुद को सलामत रखने की कोशिश में था। बेवकूफ दुनिया की सोच का दायरा हालात के साथ बदलता है, इसका जिम्मेदार वो खुद को क्यों समझता है। राबिया के घर में ऊपर के एक कमरे की लाइट चल रही थी।
नीचे उसके ऑफिस और स्टडी रूम में रोशनी थी, मगर वो खुद लान पर कुर्सी डाले दूसरी कुर्सी पर पांव फैलाए बैठी थी। बराए नाम उजाले में जो इधर से उधर नजर आ रहा था। मैंने उसे देखा ही नहीं और सीधा अंदर जाने की कोशिश की। उसने मुझे आवाज दी तो मैं चौंक कर पलटा और लान पर जा पहुंचा। ये अंधेरे में क्या हो रहा है? मैंने कहा। ज्ञान ध्यान या फिक्रे सुखन? इस वक्त तो दिल चाह रहा था कि बिल्कुल खाली ज़हन हो के बैठूं। वो हंसी। आदमी कभी कभी अपने ख्यालात से भी निजात चाहता है। लोग तो जिंदगी के मसाइल से घबरा के ख्यालों की दुनिया में पना लेते हैं, मैंने कहा और तीसरी कुर्सी पर बैठ गया। उनके ख्यालों की दुनिया मुख्तलिफ होती है। वो बोली, मैं सारा दिन जिन मसाइल पर सोचती हूँ वो ज़हन को मऊफ कर देते हैं। जब उन मसाइल से फुर्सत मिलती है तो मेरे पास कोई भी दूसरी ज्यादा खूबसूरत ख्यालात की दुनिया नहीं होती जो मुझे पना दे सके। तन्हाई में ज़हन पर यलगार करने वाले ख्यालात को कौन सा सुकून देते हैं या खुशी का सामान फराहम करते हैं। इससे तो कुछ ना सोचना और खाली ज़हन रहना कहीं बेहतर रहती है। वैसे भी मुझे अंधेरे से प्यार है। इस उम्र में तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती, मैंने कहा। अंधेरा खुद तुमने अपने गिर्द मुसल्लत कर रखा है। उजाला अगर तुम्हारी 10 रस में है तो उसे क्यों दूर समझती हो? बाहर निकल के देखो, दुनिया कितनी खूबसूरत है। और खूबसूरती तो जिंदगी की नेमतों का नाम है जो तुम्हें मैसर है। इज्जत, दौलत और शोहरत, सारा जमाना इन चीजों के उसूल के लिए दीवानावार सरगर्दा है। तुम्हारे पास कार है, कोठी है, जहानत है, हुस्न है। लोग तुम्हारी खुशकिस्मती पर हसद करते होंगे। तुमने ये रहबाना जिंदगी क्यों इख्तियार कर लिया? अपनी जिंदगी के तजर्बात के आईने में मेरी जिंदगी का अक्स मत देखो सिकंदर। वो बोली, तुम मर्द हो, तुम्हारे लिए अकेला रहना आसान है। मेरे इर्द गिर्द की दुनिया में अकेली औरत की हैसियत बेड़ियों में घिर जाने वाली भेड़ जैसी है। मैं क्या करूं? कार लेकर सड़कों पर आवारा गर्दी करूं, अकेली किसी होटल में जा बैठूं, किसी क्लब में लावारस फिरूं? मैंने एक बार ये गलती की थी। मैं समझी थी कि पढ़े लिखे लोग बहुत फराख दिल होते हैं और औरत की इज्जत कर सकते हैं। मेरे कुछ हम पेशा अफराद वाकई तालीम याफ्ता, रोशन ख्याल और शरीफ है। उनके साथ मैंने कभी शाम की चाय पी या रात का खाना किसी होटल में खा लिया तो क्या बहुत गैर इखलाकी और गैर शरीफाना हरकत की? क्या उन्होंने इखलाकन अपना फर्ज समझते हुए बिल अदा कर दिया तो इसका ये मतलब निकाला जा सकता है कि मुझे तौफीक ना थी? लेकिन मशहूर यही हुआ। गोया मैंने खुद को एक वक्त के खाने की इवज बेच दिया। कमीने लोगों ने जो बातें की मत पूछो। खुद मुझ पर इंकशाफात होने लगे। मेरे फलां जज से और फलां जज के वकील भाई से मरासम है, इसलिए मैं फलां मुकदमा जीत गई। इसके अलावा हमारे जाहिल और दौलतमंद रिश्तेदार हैं। मेरे फर्स्ट और सेकंड कजन, उन्होंने कभी खमे मुंह नहीं लगाया था और मैं उनके किरदार से बाखूबी वाकिफ हूँ। बाद में वो डीठ बन के आ पहुंचे और मैंने उनको दुत्कारा नहीं, उनकी हर मुमकिन मदद की और उनके वक्त बेवक्त आते जाते का बुरा नहीं माना। इस हौसला अफजाई का गलत नतीजा ये निकला कि उनकी माएँ पैगाम लेकर आ गई। उनके घरों का माहौल ऐसा है कि वहाँ में शोहर के पाँव की जूती होती, सास की और नंदों की खाना जंगी का शिकार होती और 2-4 साल बाद 2-4 बच्चे हो जाते तो शोहर बहादुर हुक्म सादर फरमा देते कि बस बहुत हो चुकी वकालत, अब घर की जिम्मेदारियां संभालो। वो वादा तमाम उम्र के लिए नहीं था कि प्रैक्टिस पर पाबंदी नहीं होगी। मैं क्या करती? अपना तलाक का हक महर और बच्चों की मलकियत का मुकदमा लड़ती। वकालत के लिए सबको छोड़ती या सब के लिए वकालत को? उन सबको इनकार का नतीजा ये निकला कि वो पहले से ज्यादा हमारी इज्जत के दुश्मन हो गए और जिसने जो चाहा मशहूर कर दिया। मैंने किसी की तरदीद नहीं की, लेकिन उसके बाद मैंने फैसला किया कि अकेली रहूंगी। मैं इस फैसले के खिलाफ ददरसानी की अपील दायर करता हूँ। मैंने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, मैंने महसूस किया था कि ये लड़की वाकई मजलूम और मेरी मदद की मुस्तहिक है। ये कुनूतियत उसको दुनिया ने अता की थी और उसको रहबानियत इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया था। उसे नफ्सियाती अवामल का ज़बानी तजिया कराने की बजाय उसे अमली तौर पर जिंदगी के हुस्न का एहसास दिलाने की जरूरत थी। मेरी इस फैसले का मुहर्रक कोई जज्बाती रद्द-ए-अमल नहीं था। मेरे ज़हन में एक सवाल अकल की पूरी तवानाई और मुंतकी इस्तेदलाल की सारी कुव्वत के साथ उभर आया। अगर ये औरत किसी गर्ज के बगैर तुम्हारी जिंदगी बचाने की भरपूर जिद्दोजहद कर रही है तो क्या तुम उसकी जिंदगी बचाने के लिए कुछ नहीं करोगे? मैं इतना खुदगर्ज और एहसान फरामोश नहीं था कि इस सवाल से रोगर्दानी कर सकता और इस जिम्मेदारी से बच सकता। राबिया ने ताज्जुब से मेरी तरफ देखा। तुम ये अपील क्यों कर रही हो? और फैसला तो खुद मेरी अपनी अदालत का है। आई सी, मैंने कहा, ये कानूनी नुक्ता है, गोया समाअत तुम खुद नहीं करोगी। ऑल राइट, मैं तुम्हारी तरफ से अपील दायर करता हूँ और खुद इस मुकदमे की समाअत करता हूँ। तुम असमाता राबिया कारी, तुम हो मुदई और मुदा अलई। ये बताओ तुम दुनिया से क्यों डरती हो? इस दुनिया के चंद बेजमीर कमीने और घटिया किरदार के मालिक अफराद ने तुम्हें बदनाम किया। क्या उस बदनामी से तुमने कुछ खोया? अपनी नजर में अपना मुकाम, अपना अज़म और हौसला, अपनी जहानत और सलाहियत, अपने ज़मीर पर एतमाद। नो माई लॉर्ड, राबिया हंसी, मुझे इस किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ये बदनामी बेबुनियाद थी। राइट, असमाता राबिया कारी, क्या कुत्तों के भौंकने से काफिला रुक जाता है? मैंने कहा,
क्या ये बेहतर ना होगा कि अगर तुम कुत्तों के भौंकने को नजरअंदाज कर देती? मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता था महिलाड। वो मुस्कुराई, खुसूसन भौंकने वाले कुत्तों से। गोया तुम्हें इल्म नहीं था कि जो भौंकते हैं वो काटते नहीं हैं। मैंने कहा, क्या तुम्हारे इस बात पर इत्काद नहीं कि इज्जत जिल्लत मंजानिब अल्लाह है और चांद पर थूका जाए तो थूक अपने मुंह पर आता है? दुनिया में कौन है जिसकी कामयाबी पर हसद करने वालों की तादाद खुश होने वालों से ज्यादा नहीं? लेकिन बददुआओं की बददुआ में असर होता तो किसी माँ का बेटा जिंदा न रहता। तजरीबा बहुत बड़ा उस्ताद है यूरानर। सांप का डसा रस्सी से डरता है तो ठीक करता है, वो गलत करता है। मैंने कहा, वो नफ्सियाती मरीज हो जाता है। अगर वो कहे कि मुझे रस्सी ने काट लिया है और मैं जहर फैलने से मर रहा हूँ तो दुनिया उस पर हंसी है, लेकिन वो वाकई मर जाता है। क्या तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि रस्सी से डरना छोड़ दो? भौंकने वाले कुत्तों से डर के पीछे मत हटो, आगे बढ़कर उनको धुतकार दो, वो सब भाग जाएंगे। बदनाम करने वालों से कहो थैंक यू वेरी मच, मुझे नेकनामी नहीं चाहिए, वो सख्त मायूस होंगे। अपनी नजर आसमान के सितारों पर रखो, जमीन के कीड़ों की तरफ मत रखो। दुनिया पर साबित कर दो कि अकेली औरत भी माशरे में अपना मुकाम खुद पैदा कर सकती है और उसकी तरक्की की राह में कोई खाइल नहीं हो सकता। तुम अकेली भी कहाँ हो? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? राबिया ने कहा, इन बातों का मकसद क्या है? बहस बातें नहीं। दरअसल आज मुझ पर भी कुनूतियत सवार थी। मैंने कहा, इसका एहसास मुझे मोहसिन ने दिलाया। यहाँ के देखा तो तुम कुनूतियत में मुब्तला हो। दो मनफी कुव्वतें मसावी हैं, एक मुस्बत कुव्वत के चलो कहीं बाहर चलते हैं। एक मुद्दत से मैंने भी दुनिया के हुस्न को नजर भर के नहीं देखा। मैंने बहुत हिम्मत करके ये बात कह दी थी, इन अंधेरों को यहीं छोड़ दो। राबिया उसी तरह खामोश बैठी रही और दूसरी तरफ देखती रही। अंधेरा तो कल भी होगा। साफ कहते हुए डरती हो कि तुम्हें इतनी रात गए एक गैर मर्द के साथ जाना मंजूर नहीं। मैंने कहा, एतमाद तुम्हें किस पर नहीं है, मुझ पर या अपने आप पर? एडवोकेट राबिया कारी, मुझे तुम पर एतमाद है, लेकिन बाहर कोई देखेगा कि राबिया कारी एक ऐसे शख्स के साथ फिर रही है जो कत्ल के इल्जाम में मुलव्वस है। वो उठ खड़ी हुई, बहुत डर चुकी मैं दुनिया से। और तुमने ठीक कहा है कि मैं इसी तरह डरती रही तो रस्सी के काटने से भी मर जाऊंगी। चलो लेकिन एक नजर माँ को देख लूं और जरा ये कपड़े भी बदल लूं। माँ को क्या हुआ है? मैंने कहा, उसी डिप्रेशन का शिकार है। माँ की तबीयत दोबारा बिगड़ चुकी है, दिल घबराता है और कमजोरी महसूस होती है। वो बोली, मैंने वैलियम देकर सुला दिया है, तुम यहीं बैठो। मैंने इंतजार में 10 मिनट सर्व किए और एक सिगरेट खत्म की। मेरे जज्बात की कैफियत बहुत अजीब थी। एक बार तो मुझे यूं लगा जैसे फौजिया मेरे सामने खड़ी मुझे मुलामत अमेज नजरों से देख रही है और उसकी आंखों में आंसू हैं जो छलकने ही वाले हैं। बेवकूफ लड़की, ये जो कुछ कर रहा हूँ मेरा फर्ज है, इसका ताल्लुक दिमाग से है, दिल से नहीं। वो आदमी काबिल नफरत होता है जो खुद गर्जी के बायस चाहता है कि सब उसके लिए सब कुछ करें मगर वो किसी के लिए कुछ ना करे। मैंने फौजिया को समझाया, तुम्हारे हुकूक अलग हैं मगर इस एहसान के बदले जो राबिया मुझ पर कर रही है उसका भी कुछ हक बनता है। फौजिया ने बिल्कुल जनाना बात की, तुम क्या जानो, राबिया जैसी औरतें गर्ज के बगैर कोई एहसान नहीं करती। मैंने कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मुझे हो जाएगी जेल तो राबिया को मुझसे क्या मिलेगा? उसे तो फीस मिलने की उम्मीद भी नहीं। वो कहने लगी, ख्वाह मुखा ये फर्ज और मोहब्बत का चक्कर मत चलाओ, ये दिमाग और दिल के रिश्ते एक ही हो जाते हैं। मैंने भिन्ना कर कहा, अच्छा देखूंगा तुम मेरा इंतजार करती हो या नहीं 7 साल तक। किस सोच में है जनाब? राबिया ने कहा और मैं चौंका। मैंने देखा कि उसने इतने कम वक्त में वही साड़ी बांध ली है जो बांध के वो मुझसे जेल में मिलने आई थी और मैं फिर उसे देखता रह गया। उसने हल्का सा मेकअप भी कर लिया था और जब मैं कार में उसके साथ बैठा तो मुझे एक सहर आफरीन खुशबू का एहसास हुआ। गाड़ी सड़क पर आ गई तो राबिया ने कहा, कहाँ चलें? मैंने कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, बागे जना चलो, वहाँ अच्छा मौसम होगा, या ऐसे ही सड़क पर चलती रहो। वो हंसी, मुझे अपनी हंसी भी अजीब लग रही है, मालूम नहीं क्यों। कभी तुम्हें ऐसा एहसास हुआ है जिंदगी में? हाँ, मैंने कहा। फिर मैंने उसे बताया कि किस तरह एक मुतअस्सब अंग्रेज लॉर्ड मुझसे काउंटी जेल में मिलने आया था और कैसे उसने मुझसे एक सौदा किया था। उस वक्त मुझे अपनी हंसी अजनबी लगी थी। मालूम नहीं मैं अपने आप पर हंस रहा था या उस लॉर्ड के गुरूर की शिकस्त पर। तुम्हें उसकी बेटी से वाकई मोहब्बत थी या सवाल को उलट लो, उसकी बेटी मुझे वाकई चाहती थी। मैंने एतराफ किया, लेकिन हिंदुस्तान में रहना था। तमाम जिंदगी मैं उन मुतासब और तंग नजर लोगों के दरमियान कैसे गुजार सकता था जो मेरे रंग से नफरत करते थे, और वो लड़की उस माहौल में नहीं रह सकती थी। मैं बोलता रहा, वो सुनती रही, फिर वो बोलती रही और मैं सुनता रहा। हमने गाड़ी बागे जनाब में पार की और उसकी ठंडी महकती सड़कों पर चांदनी में रात का हुस्न जमा होते देखते रहे। वहाँ हम जैसे और भी थे, लेकिन हम सब के दरमियान और सबसे अलग अपनी बातें कर रहे थे। उसने मुझे अपनी गुज़िश्ता जिंदगी की यादों के एल्बम से अनगिनत तस्वीरें निकाल के दिखाई। मैंने महसूस किया कि बहुत अरसे बाद आज उसे बातें करने का मौका मिला है। बोलती तो वो हर रोज थी और हर अदालत में बेतकान बोलती थी, मगर बातें किसी से नहीं कर सकती थी। वो बातें जो मैं मोहसिन से कर लेता था उसके दिल में जमा हो रही थी।
یہ برسوں کا غبار تھا جو آہستہ آہستہ نکل رہا تھا اور میں اس کے اعتماد کا اہل ثابت ہونے کی کوشش میں مصروف تھا۔ میں نے اسے فوزیہ کے بارے میں بھی بتایا، یہ بھی بتا دیا کہ میں اس سے منسوب ہوں اور اس اندیشے کا اظہار بھی کر دیا کہ یہ نسبت اب خطرے میں پڑ گئی ہے اور میں فوزیہ سے یہ توقع بالکل نہیں رکھتا کہ وہ فلمی ہیروئن کی طرح ظالم سماج کے یا والدین کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر سکے گی۔ رات کے 12 بجے ہم ایک اعلیٰ قسم کے ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں گئے اور اوپن ایئر گارڈن لاؤنج میں بیٹھ کے کافی پیتے رہے۔ میں نے محسوس کیا کہ غلط فہمی پیدا کیے بغیر میں اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب رہا ہوں۔ رابعہ خوش تھی اور اس خوشی کا آئینہ دار رابعہ کا چہرہ تھا۔ اس کی مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھوں میں اترنے والی مسرت کی چمک تھی۔ مسرت جس کا سرچشمہ دل کی گہرائیوں سے پھوٹتا ہے، عورت کی ہر ادا میں رنگ بھر دیتا ہے۔ اس وقت وہ صرف ایک عورت تھی، حسین اور جوان، پرکشش اور نازک تھا، صرف خوشبو، رنگ اور نغمگی، اپنی قوت تسخیر پر نازاں، پورے اعتماد، چاہنے اور چائے جانے کی خواہش سے مغلوب اور حسن کو خراج تحسین پیش کرنے والی ہر نگاہ سے آشنا۔ اس وقت کوئی رابعہ سے پوچھتا کہ تم کون سی عورت رہنا چاہو گی، وہ جو تم اس وقت ہو یا وہ جو سیاہ کوٹ پہن کے قانون کی ضخیم کتابوں کے حوالے دیتی ہے اور اپنے موکل کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے دلائل اور اپنے زور خطابت سے، اپنی صلاحیت اور اپنی استعداد سے اور اپنی ذہانت سے سب پر چھا جاتی ہے، تو وہ یقیناً اسی لمحے سب کو مسحور کر لینے والی فاتح عورت بننا پسند کرتی۔ وہ عدالت میں اپنی کامیابی پر اس کامرانی کو ترجیح دیتی جس نے اسے ایک بھولی بصری مگر بہت خوبصورت مسرت عطا کی تھی جو اس کا حق تھی، مگر اس نے اپنے احساس محرومی کو اپنا مقدر جان کے قبول کر لیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ذہنی سطح پر وہ عام عورت سے بہت اوپر ہے، شاید اس لیے وہ نک چڑی، خر دماغ اور مغرور مشہور تھی۔ اس کی خلاص فیلوز نے ہمیشہ اسے افلاطون بننے کا تانا دیا اور اپنے احساس کمتری کے باعث اس کا بائیکاٹ کیے رکھا۔ یہی صورتحال اس کے خاندان کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی پیدا ہوئی جو بھی یہ ایم کر کے بھی فلم اور فیشن سے آگے بات نہیں کرتی تھی۔ بعد میں یہ لڑکیاں دولت مند گھروں میں بیائی گئی اور ان کی زندگی کے زاویے کچھ اور بدل گئے، چنانچہ ان کے بعد اور رابعہ کے درمیان فاصلہ بھی بڑھ گیا اور وہ تنہا رہ گئی۔